नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ ऐसी दवाओं की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ बीमारियां ही ठीक नहीं की, बल्कि हमारे जीने का तरीका और समाज को भी काफी बदला है। हाँ, सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दवाओं के पीछे के बड़े दिलचस्प, कभी कभी तो हैरान करने वाले किस्से सामने लाती है। तो चलिए पता लगाते हैं इन खोजों के पीछे की सच्चाई। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दवा का नाम और उसका असर तो जानते हैं, पर वो कैसे बनी, किसने बनाई, क्या विवाद हुए उसके पीछे, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, कैसे संयोग, झगड़े और कभी कभी बिल्कुल अलग इरादों से शुरू हुई चीजें चिकित्सा के लिए वरदान बन गई, ये समझना वाकई में बहुत आकर्षक है। पेनिसिलिन की कहानी तो शायद सबसे मशहूर उदाहरण है संयोग का। हाँ। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि फफूंदी ने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया था, वो भी एक गंदी हो चुकी पेट्री डिश में। गजब। पर क्या ये उनके साथ सिर्फ एक ही बार हुआ ऐसा संयोग? नहीं, दिलचस्प बात है कि नहीं, फ्लेमिंग ने इससे पहले लाइजोजाइम की खोज भी कुछ ऐसे ही की थी। ये अपने शरीर का ही एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। अच्छा। हाँ, जब उनके जुकाम की कीटाणु एक कल्चर प्लेट पे गिर गए थे तब पता चला था। कमाल है। हाँ, लेकिन पेनिसिलिन वाली खोज को बाद में हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट चेन ने उसे शुद्ध किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन लायक बनाया। तो संयोग से शुरुआत हुई, पर उसे असल दवा बनाने में काफी वैज्ञानिक लगन और मेहनत लगी। संयोग की बात हो, ठीक है, पर दवाओं के इतिहास में ये जो क्रेडिट को लेके झगड़े हैं, विवाद हैं, वो भी कम नहीं रहे हैं। एस्पिरिन की कहानी भी कुछ ऐसी लगती है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी एक पेच है। देखिए, बायर कंपनी आमतौर पर फेलिक्स हॉफमैन को क्रेडिट देती है। हाँ, देते हैं, जिन्होंने 1899 में वो शुद्ध एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्पिरिन बनाने की विधि प्रकाशित की। लेकिन कई साल बाद उन्हीं के साथी थे आर्थर आइचन ग्रुन। उन्होंने दावा किया कि असल खोज और प्रक्रिया तो उनकी थी, हॉफमैन ने तो बस उनके निर्देशों का पालन किया था। अरे, तो ये विवाद आज तक है? हाँ, ये आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। बाप रे। और ये क्रेडिट वाला सवाल सिर्फ एस्पिरिन तक ही नहीं रुका। इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवा की खोज में भी कुछ ऐसा ही है ना? निश्चित रूप से। इंसुलिन का क्रेडिट अक्सर कनाडा के फ्रेडरिक बैंटिंग, चार्ल्स बेस्ट और उनकी टीम को जाता है जी। और उनकी खोज ने डायबिटीज का इलाज संभव बनाया, ये तो सच है। पर उनसे पहले 1916 में रोमानिया के एक वैज्ञानिक थे, निकोलस पोलेस्को। अच्छा। उन्होंने पैंक्रेन नाम का एक पदार्थ खोजा था जो बहुत हद तक इंसुलिन ही था, लेकिन वो पहला विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, उस वक्त तो माहौल ही अलग था। बिल्कुल, और कम्युनिकेशन की दिक्कतें थीं, तो उनकी खोज दुनिया की नजरों में नहीं आ पाई। ओहो। कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे वो कैंसर की पहली दवा एक रासायनिक हथियार थी। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला लगता है ना? नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। हाँ। विश्व युद्धों के दौरान रासायनिक हथियार के तौर पर इनको डेवलप किया गया था। लेकिन 1940 के दशक में वैज्ञानिक्यों ने देखा कि ये तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारते हैं, जैसे कैंसर कोशिकाएं। एग्जैक्टली। जैसे कैंसर कोशिकाएं। इसी आधार पर मैक्लोरेथामाइन, जिसे HN2 भी कहते हैं, जो कि एक तरह का नाइट्रोजन मस्टर्ड ही था, वो 1949 में लिम्फोमा के इलाज के लिए स्वीकृत पहली कीमोथेरेपी दवा बनी। सोचिए, विनाश के इरादे से बनी चीज जीवन रक्षक बन गई। ये विज्ञान के अप्रत्याशित रास्तों का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। और क्या ऐसी ही कोई कहानी मानसिक स्वास्थ्य की दवाओं से भी जुड़ी है? हाँ बिल्कुल है। 1950s के दशक में क्लोरप्रोमाजीन, जिसे थॉर्जीन नाम से भी जाना जाता है, उसकी खोज ने तो जैसे मनोरोग चिकित्सा का चेहरा ही बदल दिया। थॉर्जीन, हाँ सुना है। शुरुआत में इसे एनेस्थीसिया में मदद के लिए बनाया गया था, पर जल्द ही पता चला कि ये गंभीर मानसिक लक्षणों जैसे सिजोफ्रेनिया को शांत करने में बहुत असरदार है। अच्छा। इसने न सिर्फ लाखों लोगों को अस्पतालों से बाहर एक सामान्य जीवन जीने में मदद की, बल्कि इसने ये समझने में भी मदद की कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर यानी वो केमिकल मैसेंजर कैसे काम करते हैं। इसी से वो साइकोफार्माकोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत हुई मानी जाती है। और फिर वो गर्भ निरोधक गोली है, उसने तो सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव लाए। इसकी कहानी भी सीधी नहीं रही होगी, यकीन? बिल्कुल नहीं, बहुत टेढ़ी कहानी है। हार्मोन से गर्भ निरोधन का आइडिया तो 1920s के दशक में ही आ गया था। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे ल्यूडविग हेबरलैंड। 1920 में? हाँ, लेकिन उस समय समाज इसके लिए तैयार नहीं था। इसे बहुत विवादास्पद माना गया।
जाहिर है। उनकी मृत्यु के कई साल बाद मार्गरेट सैंगर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया। तब जाकर मनुष्यों पर परीक्षण हुए और आखिरकार 1960 में अमेरिका में पहली गर्भ निरोधक गोली को मंजूरी मिली। यानी एक लंबा सामाजिक और वैज्ञानिक संघर्ष था इसके पीछे। बहुत लंबा। आखिर में HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई में दवाओं की भूमिका, वो भी बहुत अहम रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। ज़िडोवुडिन यानी AZT इस लड़ाई में एक मील का पत्थर थी। हालांकि ये वायरस को खत्म नहीं कर सकती थी। क्योर तो नहीं था। नहीं, क्योर नहीं था, पर ये पहली दवा थी जिसने मरीजों की उम्र बढ़ाई और बीमारी की रफ्तार को धीमा किया। ये बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात थी। ये पहली NRTI दवा थी, मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो वायरस को अपनी कॉपी बनाने से रोकती हैं। इसी ने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की नींव रखी, जिससे आज HIV एक जानलेवा बीमारी से बदलकर एक मैनेज की जा सकने वाली स्थिति बन गया है। सही है। और जब ये दवाएं दुनिया भर में पहुंची तो 21वीं सदी में एड्स से होने वाली मौतों में भारी कमी आई। तो इन सारी कहानियों से ये तो साफ है कि चिकित्सा जगत की जो बड़ी बड़ी खोजें हैं वो अक्सर सीधे रास्ते से नहीं आती। कभी संयोग, कभी विवाद, हाँ, कभी पुराने विचारों को नई दिशा देना, हाँ, और सामाजिक जरूरतें, ये सब मिलकर इन क्रांतियों को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, कि भविष्य में चिकित्सा की दुनिया को बदलने वाली अगली बड़ी खोज कहाँ से आएगी? हाँ, कहाँ से? क्या वो किसी लैब में छुपी है, या किसी अप्रत्याशित संयोग का इंतजार कर रही हैं, या शायद किसी ऐसी चीज में जिसे आज हम बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, खोज की संभावनाएं तो अनंत हैं।